Hello students, we were studying about the chapter hematological disorder, right? And we have completed our first topic, iron deficiency anemia, right? Now we will start our next topic is megaloblastic anemia, okay? So let's see what is the mean of megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia occurs due to deficiency of vitamin B12 and folic acid. What? Vitamin B12 and folic acid. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो रीज़न क्या है? विटामिन B12 जो हम डाइट लेते हैं उसमें विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और फॉलिक एसिड का भी सेम। हम जो डाइट सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें अगर फॉलिक एसिड नहीं है और हमारी बॉडी में जितना स्टोर है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड वो सफिशेंट नहीं है या वो एडिक्वेट नहीं है फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए, तो उससे क्या होगा? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन होगी। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नाउ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? ओके, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मीन्स क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ सेल। ये नॉर्मल आरबीसी और दिस इज मैक्रोसाइटिक आरबीसी मीन्स सेल का एनलार्जमेंट हो जाता है, सेल का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है इन विच आर बोन मैरो प्रोड्यूस stem cells and that produce RBC which macrocytic. Okay, so this is the pattern of megaloblastic anemia. Now the definition of megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia is a macrocytic anemia in which our bone marrow produce stem cells which cause abnormally large RBC which is called macrocytic red blood cells. Okay, means साइज जो आरबीसी का नॉर्मल होता है उससे एनलार्ज बड़ी साइज में आरबीसी प्रोड्यूस होती है। किससे? स्टेम सेल से, जो कौन प्रोड्यूस करता है? बोन मैरो। ओके, तो ये एनीमिया की डेफिनेशन हो गई। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया इन विच आर बोन मैरो प्रोड्यूस स्टेम सेल्स विच कॉज एबनॉर्मली लार्ज आरबीसी। ओके, तो दिस इज द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। After the definition of megaloblastic anemia, now etiology means कौन से reasons है जिससे megaloblastic anemia होता है। As I said, vitamin B12 की deficiency की वजह से। ओके, विटामिन B12 अगर हमारी बॉडी में कम हुआ, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस है। अब ये किस किस रीज़न से हो सकती है? एक तो डाइट जो क्या है? इनसफिशिएंट, यानी डाइट में विटामिन B12 आप नहीं ले रहे हो सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो उससे आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें डाइट्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे विटामिन B12 मिलता है? फिश, मीट, बीफ, नॉन वेज। ओके, तो इनसे मिलता है विटामिन B12। तो जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। सेकंड इज मैलअब्जॉर्प्शन मींस लेस एब्जॉर्प्शन। जितना हम सप्लाई कर रहे हैं हमारी बॉडी को, जितना हम इनटेक कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, बॉडी इतना एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से भी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। ओके, एंड थर्ड इज intestinal causes।
लाइक क्रॉन्स डिजीज, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बताई थी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में, क्रॉन्स डिजीज एंड इन्फेक्शंस, अल्सर। इस रीज़न से क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, क्योंकि इससे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, हमारा स्टॉप हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से बॉडी में विटामिन B12 सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाता। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस किस रीज़न से हो सकती है? इनसफिशिएंट डाइट मीन्स हम डाइट में विटामिन B12 कम ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या फिर कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये है विटामिन B12। सेकेंड रीज़न है फॉलेट, फॉलेट की डेफिशिएंसी यानी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। इसमें भी सेम रीजंस हो सकते हैं। डाइट, आप डाइट में फॉलिक एसिड क्या ले रहे हो, कम ले रहे हो, जो फॉलिक एसिड जिस डाइट से मिलता है आप वो डाइट नहीं यूज़ कर रहे, तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फॉलिक एसिड कॉज मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। सेकंड इज यही मैल एब्जॉर्प्शन, मीन्स आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो रहा है बॉडी में, जितना फॉलिक एसिड हम सप्लाई कर रहे हैं, जितना हम इनटेक कर रहे हैं, उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है। ओके, एंड थर्ड इज अगेन इंटेस्टाइनल कॉजेज, मीन्स क्रॉन्स डिजीज या फिर इन्फेक्शन की वजह से फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। तो ये सेम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फॉलेट की डेफिशिएंसी रीज़न सेम है, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट रीज़न है एक्सेसिव डिमांड यानी एक्सेसिव रिक्वायरमेंट। ओके, एक्सेसिव रिक्वायरमेंट कब होती है? एक तो होती है प्रेगनेंसी के टाइम, एंड सेकंड इज लैक्टेशन, मीन्स प्रेग्नेंट वीमन एंड लैक्टेड वीमन, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की, और अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उस टाइम पे डाइट पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज़ एंड ड्रग्स जो भी रिस्पॉन्सिबल होती है मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए, इसमें कौन कौन सी होगी, एंटी कैंसर ड्रग्स, ओके, मेथोट्रेक्सेट इस ड्रग का भी होता है, इसको हम MTX भी बोलते हैं। ये ड्रग इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होती है कंडीशन। और डिजीज़ में है TB, लिवर डिजीज़, CHF, ओके, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये डिजीज़ क्या करती है, बॉडी में मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है। इन डिजीज़ के साथ में ये एनीमिया भी होने के चांसेस होते हैं। तो एक्सेसिव रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम होती है। उससे क्या होता है, अगर सप्लाई नहीं हो पाई एडिक्वेट विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की, तो उसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। और डिजीज़ एंड ड्रग्स में है एंटी कैंसर ड्रग्स एंड ड्रग मेथोट्रेक्सेट, और ड्रग्स के डिजीज़ के अंदर है TB, लिवर डिजीज़, CHF, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, इसके अलावा जो अल्कोहल है, नो डाउट ऑलवेज रीज़न फॉर एवरी डिजीज़ अल्कोहल, और जेनेटिक भी हो सकता है ये। अगर आपकी फैमिली में किसी को मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया है तो हेरिडिटी में आपको भी मिल सकता है। ओके, तो एटियोलॉजी में कौन कौन से रीजंस हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलेट। रीजंस क्या है, डाइट, एब्जॉर्प्शन कम होना, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज होना। ओके, और एक्सेसिव रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम होती है। डिजीज़ एंड ड्रग्स में है एंटी कैंसर ड्रग्स मेथोट्रेक्सेट, और डिजीज़ में है TB, लिवर डिजीज़, CHF, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रीजंस है जो कॉज करते हैं मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, दीज आर सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस। ओके, तो ये इटियोलॉजी थी मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया की। आफ्टर द इटियोलॉजी ऑफ मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, नाउ सिम्टम्स। अब सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स में देखिए वेट लॉस,
डायरिया कंडीशन, nausea, vomiting, पेल स्किन, स्किन क्या हो जाती है, पेल होने लगती है, आरबीसी काउंट कम होने लगता है बॉडी में, और लूज एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, टैकीकार्डिया कंडीशन यानी हार्ट रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, एंड ब्रीदिंग क्या हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. So these are the symptoms of megaloblastic anemia: weight loss, diarrhea, nausea, vomiting, skin pale हो जाती है, appetite lose यानी भूख लगना बंद हो जाती है, tachycardia condition and shortness of breathing. Okay. After the etiology and symptoms, now pathophysiology of megaloblastic anemia. Okay. तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले रीज़न जो मैंने आपको बताया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. तो विटामिन B12 का हम पाथवे देखते हैं कि विटामिन B12 हम जब इनटेक करते हैं तो इनटेक करने के बाद में हमारी बॉडी में क्या होता है. ओके. विटामिन B12 में कोबाल्ट कंटेन होता है. क्या होता है, कोबाल्ट. इसीलिए विटामिन B12 को कोबालामीन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोबालामीन. ओके. तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट कंटेन होता है, इसलिए इसको कोबालामीन बोलते हैं. और कोबालामीन की मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो एक्टिव फॉर्म होती है वो मिथाइल कोबालामीन या फिर एडिनोसिल कोबालामीन होती है. और कोबालामीन का जो हम थेरापेटिक यूज़ करते हैं, मीन्स मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तो साइनोकोबालामीन यूज़ होती है जिसे हम बाहर से लेते हैं. ओके. डाइट के अलावा जो मेडिसिन में यूज़ करते हैं तो साइनोकोबालामीन विटामिन B12 सप्लीमेंट के फॉर्म में हम लेते हैं. ओके. तो कोबालामीन, ये याद रखना, विटामिन B12 को कोबालामीन बोलते हैं. अब डाइट में हमने विटामिन B12 लिया. ओके. डाइट में विटामिन B12 लेने के बाद क्या होगा, हमने विटामिन B12 लिया अपनी डाइट में, ये बॉडी में गया. बॉडी में जाने के बाद ये गैस्ट्रिक आर बाइंडर से बाइंड होके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. ओके. यहाँ से डाइट में विटामिन B12 हमने इनटेक किया, हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक आर बाइंडर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ये मिल्क, सलाइवा, इन सब के मिक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. और गैस्ट्रिक आर बाइंडर्स, इन आर बाइंडर्स से ये जाके अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा विटामिन B12. जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है तो आगे ये जाता है ड्यूडोनम के अंदर. ड्यूडोनम में इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिसे हम IF बोलते हैं, और ये कौन सीक्रेट करता है, पैराइटल सेल ऑफ ड्यूडोनम. ड्यूडोनम की जो वॉल्स है उनमें ये पैराइटल सेल्स होती है जो ये सीक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर्स. इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स से जाके ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा. ओके. ये कॉम्प्लेक्स जो गैस्ट्रिक आर बाइंडर्स से कॉम्प्लेक्स बना है ना विटामिन B12 का, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ ड्यूडोनम में जाके इन इंट्रिंसिक फैक्टर से रिएक्ट करेगा. तो गैस्ट्रिक आर बाइंडर्स तो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, और विटामिन B12 IF से बना लेगा नया कॉम्प्लेक्स. इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिसे हम IF बोल रहे हैं, इनसे बना लेगा नया कॉम्प्लेक्स. और फिर ये कॉम्प्लेक्स आगे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, जो कैरियर प्रोटीन्स है, इस कॉम्प्लेक्स को लेके जाएंगे इलियम म्यूकोसल के अंदर. इलियम म्यूकोसल के अंदर जहाँ क्या होगा, ये IF है, ये तो हो जाएगा डिटैच्ड, और विटामिन B12 इलियम म्यूकोसल में इस तरह से जाके अटैच हो जाएंगे. ओके. और यहाँ विटामिन B12 से ओनली विटामिन B12 बचा है, ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू गया जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स तो डिटैच्ड हो गए, और विटामिन B12 यहाँ इलियम म्यूकोसल की वॉल पे अटैच हो गया. यहाँ से ट्रांसकोबालामीन ट्रांसपोर्टर, मैंने बताया आपको कोबालामीन बोलते हैं विटामिन B12 को, तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टर है इसको बोलेंगे ट्रांसकोबालामीन ट्रांसपोर्टर, जो इस विटामिन B12 को यहाँ लेके आएगा ब्लड में. ओके. ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, विटामिन B12 को ब्लड में लेके आएगा, और ब्लड में लाने के बाद सबसे पहले ये जाता है लिवर पे. ये क्वेश्चन भी होता है,
विटामिन B12 का जो प्राइमरी स्टोरेज है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। ओके, तो सबसे पहले ये कहाँ आएगा, लिवर में आएगा, और लिवर से फिर आगे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बोन मैरो, किडनी, ब्रेन, हार्ट। ओके, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कौन लेके आया, ट्रांसकोबालामिन ट्रांसपोर्टर ने विटामिन B12 को इलियम म्यूकोसल से ब्लड में लाया, और फिर ब्लड से लिवर जो कि प्राइमरी स्टोरेज है, और फिर लिवर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्रेन, किडनी, बोन मैरो, हार्ट में। ओके, तो ये विटामिन B12 का इस तरह से बॉडी में पाथवे होता है। लेकिन अगर विटामिन B12 डाइट में नहीं आया या फिर एडिक्वेटली सप्लाई नहीं हुआ, इम्प्रॉपर सप्लाई या इम्प्रॉपर डाइट की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई, तो उसकी वजह से ब्लड में विटामिन B12 जो ट्रांसकोबालामिन ट्रांसपोर्टर लेके आ रहा है उसकी डेफिशिएंसी होगी, लिवर में जो स्टोरेज है वहाँ डेफिशिएंसी होगी, और ऐसे पूरी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। और उसकी वजह से जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, टैकीकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फैटिग, वो सब कंडीशंस होगी। ओके, तो विटामिन B12 के जो स्टेजेस हैं यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग रीजंस की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से ये पाथवे रुक जाएगा और इस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी विटामिन B12 के लिए। अब हम देखते हैं फॉलिक एसिड के लिए ये कैसे वर्क करता है। फॉलिक एसिड का पाथवे क्या है, डाइट में हमने फॉलिक एसिड लिया, और कौन सी डाइट से हमें फॉलिक एसिड मिलता है, वही वेजिटेबल, मीट, इनसे मिलता है। और फॉलिक एसिड पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में, जिसे फॉलिक एसिड कॉन्जुगेज एंजाइम, हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड इनटेक करने के बाद फॉलिक एसिड कॉन्जुगेज एंजाइम इस पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट या फिर डाईग्लूटामेट में चेंज करता है। ओके, किस में चेंज करेगा, पॉलीग्लूटामेट को मोनोग्लूटामेट या फिर डाईग्लूटामेट में डाइजेस्ट करेगा। और मोनोग्लूटामेट, डाईग्लूटामेट जब ड्यूडोनम में पहुंचते हैं, ड्यूडोनम या जेजुनम में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वहाँ पे ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट। मोनोग्लूटामेट और डाईग्लूटामेट जब ड्यूडोनम या फिर जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में पहुंचते हैं, तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाते हैं। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट चेंज होता है मैथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और मैथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको हम मैथिल THF कह रहे हैं, मैथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉलिक एसिड ट्रांसपोर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉलिक एसिड ट्रांसपोर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगेन पॉलीग्लूटामेट में चेंज होता है, और आगे यहाँ DNA सिंथेसिस होता है। ओके, तो ये इस तरह से साइकिल चलता है। और मैथिल THF DHF में भी चेंज होता है, डाईहाइड्रोफोलेट में चेंज होता है। और यहाँ पे जो मेथोट्रेक्सेट मैंने आपको बताया था, मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, ये चेंज होने से रोकता है, और इसी की वजह से क्या होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो फॉलिक एसिड का पाथवे जो इस तरह से फॉलो हो रहा है, ये अगर डाइट में इनएडिक्वेट अमाउंट में हुआ, सप्लाई इनएडिक्वेट हुई, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं हुई, तो क्या होगा, फॉलिक एसिड का ये पाथवे रुक जाएगा, और ये जो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म हुआ है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, DNA सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर DNA सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल का क्या नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, सेल में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, DNA सिंथेसिस होता है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो DNA सिंथेसिस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा रिजल्ट, जो एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोब्लास्ट है, उनका साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और DNA का डिवाइडेशन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से फॉलिक एसिड के इनएडिक्वेट सप्लाई से, विटामिन B12 के इनएडिक्वेट सप्लाई से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मैगलोब्लास्टिक एनीमिया फॉर फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी, नाउ डायग्नोसिस। हम डायग्नोस कैसे करेंगे मैगलोब्लास्टिक एनीमिया को। इसमें सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट,
जिसमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ओके, इससे हम डायग्नोस करते हैं कंडीशन RBC की और RBC के साइज की। RBC के लिए टेस्ट होता है जिसमें RBC के नंबर एंड साइज चेक किया जाता है, ओके। फिजिकल टेस्ट जिसमें सिम्टम्स की टेस्टिंग होती है, इससे पता लगाया जाता है कि मैगलोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन है या नहीं। नेक्स्ट इज विटामिन टेस्ट, यानी विटामिन B12 की टेस्टिंग होती है कि ये इसमें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ब्लड टेस्ट, RBC टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड विटामिन टेस्ट, ओके। ये डायग्नोस करते हैं मैगलोब्लास्टिक एनीमिया को। आफ्टर द डायग्नोसिस, नाउ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैंने आपको हमेशा बताया है नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बेसिक लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं, राइट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में यहाँ पे क्या होगा, डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में हमें क्या लेना होगा, नॉन वेज जिसमें मीट है, बीफ है, फिश, ओके। इस तरह से हमको रेड मीट ये यूज़ करना होगा हमारी बॉडी में विटामिन B12 को इंक्रीज करने के लिए, ओके। एंड सप्लीमेंट्स यूज़ करने होंगे फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ विटामिन B12, ओके। एंड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ओके। एंड स्ट्रेस नहीं लेना है। अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड। Okay, so these are the non-pharmacological treatment for megaloblastic anemia. Now pharmacological. Pharmacological ट्रीटमेंट में क्या होगा, ड्रग्स यूज करते हैं विटामिन B12 की कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स, ओके। सप्लीमेंट्स यूज होते हैं, फॉलिक एसिड सिरप आती है वो यूज करते हैं, एंड टैबलेट्स भी आती है, ओके। विटामिन B12 इंजेक्शन आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है और हमें इमीडिएटली विटामिन B12 को इंक्रीज करना है तो विटामिन B12 के इंजेक्शन भी यूज़ होते हैं, ओके। एंड ड्रग की फॉर्म में मेथाइल कोबालामीन, जो मैंने पाथवे में बताया था, उसकी ड्रग भी आती है जिससे हम डायरेक्टली मेथाइल कोबालामीन सप्लाई कर सकते हैं बॉडी को, ओके। तो विटामिन B12 कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड के लिए भी सिरप्स, टैबलेट्स एंड विटामिन B12 इंजेक्शन फॉर इमीडिएटली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ विटामिन B12 एंड मेथाइल कोबालामीन ड्रग की फॉर्म में यूज़ होता है विटामिन B12 में अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में तो, ओके। तो दीज आर नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर megaloblastic anemia, okay. So now we have completed our topic megaloblastic anemia. In next class we will start the new topic. Thank you.